हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और उसी एग्जाम को और अच्छी तरह से तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने लाया आपके लिए एक खास क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आज हम देखने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, इस जो 6 चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसमें आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 1 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो पहले हम देख रहे हैं डिफाइंड ऑफ फॉलोइंग, यहां पर है। तो देखिए पहले हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, माइनरल्स और क्या होता है। ठीक, तो देखिए माइनरल्स होते क्या है, तो माइनरल्स आर नेचुरली ओकरिंग केमिकल सब्सटेंस। ठीक, जो माइनरल्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं, तो ये होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पदार्थ प्राप्त होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट। कहां से, तो जो अर्थ के क्रस्ट होते हैं वहां से। ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग, और कैसे प्राप्त किया जाता है, तो माइनिंग कर कर, खुदाई कर कर। इट मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड विद सम इंप्योरिटीज, या तो तत्व के रूप में हो सकता है या तो यौगिक के रूप में हो सकता है। और साथ में इसके साथ में क्या रहता है, इंप्योरिटीज रहता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली रहती है। जैसे में बालू, ये सब बालू हो गया, अन्य पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, तो उसके साथ ये सभी इंप्योरिटीज मिली हुई रहती है। तो अब देखते हैं जैसे में जिंकाइट, सिनाबार, ट्रायोलाइट, ये सभी के सभी क्या है, माइनरल्स हैं। अगर बात करें और का, तो और भी एक प्रकार का माइनरल्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख देते द माइनरल्स या मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशियली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। ठीक, तो देखिए और क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का माइनरल्स होता है। ठीक, तो इसको प्राप्त किया जाता है फ्रॉम विच द मेटल कैन बी, इसको प्राप्त किया जाता है कैसे, देखिए उस माइनरल्स से प्राप्त किया जाता है, या वैसा माइनरल्स जो क्या हो, उससे मेटल प्राप्त करना क्या हो, इकोनॉमिकली हो, यानी कि आर्थिक रूप से ज्यादा महंगा ना पड़े, अच्छे दाम में या सस्ते तरीके से हो जाए। और साथ में कन्वेंशियली, यानी कि यहां पर इसका मतलब है कि जो आसानी से हो जाए, यानी कि वैसा मिनरल या वैसा खनिज जिससे धातु आर्थिक रूप से और फिर और भी तरीके जो आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक, तो आर्थिक सहयोग से और आसानी से क्या हो, निकल जाए, प्राप्त हो जाए, वैसे ही मिनरल को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए तो इसमें हेमेटाइट हो गया, जो लोहा को या आयरन को निकालने के लिए यूज किया जाता है। बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट भी क्या है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम निकालने के लिए, कॉपर पैराइट्स, कॉपर निकालने के लिए। ठीक, इस तरह से हेमेटाइट का आप लोग सुने होंगे, इसके और भी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से करके और भी इसके आयरन का और होते हैं। लेकिन जिसमें ये जो मिनरल है हेमेटाइट, इससे निकालना क्या होता है कि सस्ता पड़ जाता है और आसान पड़ता है। यानी कि ये क्या है, हेमेटाइट का इकोनॉमिकली है और कन्वेनियंशियली है। ठीक, इस तरह से, तो इससे हेमेटाइट से निकालना क्या होता है, सस्ता और आसान पड़ जाता है। तो इसलिए जो हेमेटाइट है ये क्या कहा है, एक प्रकार का ओर है। तो वो सभी मिनरल्स जिससे मेटल को निकालना सस्ता पड़े, यानी कि इकोनॉमिकली पड़े, और आसान हो, यानी कि कन्वेंशियली हो, तो वैसे ही मिनरल्स को क्या कहा जाएगा, और कहा जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात और आप लोग पॉइंट कीजिएगा कि यहाँ पर सभी और मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक, सभी और क्या हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं या माइनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। इन सभी को हमें डिफाइन करना। पहला गैंग है, ठीक, फिर फ्लक्स है, फिर स्लग है। तो पहले हम गैंग को देखते हैं। तो देखिए गैंग है क्या, द ओर सेल यूजुअली फाइंड मिक्स्ड अप विद द लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज सच एज सैंड, लाइमस्टोन, रॉकी इंप्योरिटीज। देखिए जब और यहाँ पर माइनिंग कर कर जमीन के नीचे से निकाली जाती है, तो होता क्या है, उस और के साथ, उस अयस्क के साथ बहुत सारी मिट्टी, बालू या अन्य पत्थर, ये सब क्या होता है, उसमें मिला हुआ होता है। ठीक, तो ये सभी जितने भी मिट्टी, बालू, पत्थर, ये सब मिले हुए हैं, उन्हीं सब अशुद्धियों को क्या बोला जाता है, उन्हीं सब इंप्योरिटीज को क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। ठीक, तो दीज यहाँ पर दीज अनवांटेड इंप्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग। तो ये सभी जितने भी अनचाहे, बिना आवश्यकता वाले जितने भी अशुद्धियां है, ये सभी क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। सिंपल है कि और के साथ या अयस्क के साथ जितने भी मिट्टी, बालू या अन्य बेकार के पदार्थ मिले हुए रहेंगे, वही क्या रहेगा, गैंग रहेगा। अब देखिए फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स इज अ सब्सटेंस, क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, यानी कि पदार्थ, विच केमिकली कंबाइंस विद गैंग
विच में स्टिल बी प्रेजेंट इन द कैल्सिनाइड और रोस्टेड और टू फॉर्म इजिली फ्यूजिबल मटेरियल। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो ओर होता है यहाँ पर, तो उसको बहुत तरीके से वहां पर शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद वहां पर क्या किया जाता है, उसके बाद इसका कैल्सिनेशन होता है। कैल्सिनेशन क्या है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद होता है इसके या तो कैल्सिनेशन होगा या तो रोस्टिंग होगा, ठीक। तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होने के बाद भी क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती है, ठीक। तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए और जो पूरा ओर है उसको पूरी तरह से पिघलने लायक बनाने के लिए, जो ओर है उसको पिघलने लायक बनाने के लिए उसमें बाहर से कुछ पदार्थ मिलाई जाती है, ठीक। तो वो जो पदार्थ मिलाई जाती है वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, ठीक। तो ये हम देख लिए कि फ्लक्स एक प्रकार का सब्सटेंस है जो क्या रासायनिक रूप से जुड़ता है, किससे, गैंग से जुड़ता है। और कैसे गैंग, तो जो कैल्सिनाइड और रोस्टेड होने के बाद भी रह जाता है और इसको मिलाकर क्या किया जाता है, जो भी हमारा ओर है उसको फ्यूजिबल मटेरियल बनाया जाता है, यानी कि पिघलने वाला पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये होता है फ्लैक्स, ठीक। अब जैसे में कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी फ्लक्स है। अगर बात करें स्लैग का, तो स्लैग में आ जाएगा द मिक्सचर ऑफ फ्लक्स एंड गैंग इज कॉल्ड स्लैग। देखिए यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर गैंग को अलग करने के लिए इसमें क्या मिलाया गया है, फ्लक्स मिलाया गया है। तो फ्लक्स मिलाने पर जो फ्लक्स के साथ गैंग मिल जाता है तो मिक्सचर तैयार होता है और उसी मिक्सचर को बोला जाता है फ्लक्स। यानी कि इस तरह से हमें अगर किसी और को शुद्ध करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो ले लेंगे और जिसमें हमारा रहेगा गैंग, ठीक। इस गैंग में हम क्या डालेंगे, फ्लक्स डालेंगे। तो फ्लक्स डालेंगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा स्लैग, इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से बन जाएगा। तो जैसे देखिए, जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट है एक प्रकार का कार्बोनेट, इसमें मिलाएंगे हम SiO3 फ्लक्स, तो यहां पर हमें मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट, इस तरह से। तो कैल्शियम सिलिकेट क्या हो जाएगा, यहां पर एक प्रकार का स्लैग हो जाएगा। एक क्लियर है हम लोग का। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी है क्या, देखिए एकदम सिंपल सा प्रोसेस है एक प्रकार का, ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, तो एक प्रकार का प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, तो वैसा प्रक्रिया जिसकी सहायता से ओर्स या अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो ये कई चरणों में होता है मेटलर्जी की प्रक्रिया। जैसे सबसे पहले यहाँ पर तो होगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसके बाद कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जब और, तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किया जाता है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के बाद फिर से इसका ये हो जाता है, तब इसके बाद इसका स्मेल्टिंग किया जाता है। और इसके बाद हमें मिलता है प्योर मेटल। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा, ठीक। तो ये सारी प्रक्रिया है। सबसे पहले अशुद्धियों को हटाएंगे, गैंग को हटाएंगे, उसके बाद कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता है। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग होने के बाद फिर उसका स्मेल्टिंग किया जाता है। स्मेल्टिंग होने के बाद हमें प्योर मेटल मिलता है। तो जो पूरा प्रक्रिया, ये पूरा ही प्रक्रिया क्या है, तो ये सभी प्रक्रिया ही आ जाएगा हमारा मेटल लर्जी के अंदर, ठीक। तो मेटलर्जी एक प्रकार का है क्या, एक प्रोसेस है जिससे हम ओर को शुद्ध करते हैं और प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर क्लियर है मेटलर्जी होता क्या। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो कि हम लोग अभी देखे हैं कि कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। राइट द नेम ऑफ सच मेथड, उसके बाद कुछ ऐसे मेथड का नाम जाना है जैसे जिससे ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक गैंग। देखो देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, एक प्रकार का प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो भी अनवांटेड इंप्योरिटीज रहेगा, अनवांटेड इंप्योरिटीज जैसे में गैंग, तो गैंग में भी बात करें तो जो भी यहाँ पर सैंड है, यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक, या इसके अलावा भी और सारे रॉक्स होते हैं। तो सभी को हटाने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
क्लियर है? यानी कि और से जो भी उसमें अशुद्धियां मिली हुई है उन अशुद्धियों को उससे अलग करना ही क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पर कुछ मेथड देख लेते हैं तो कैसे कंसंट्रेट किया जाता है। तो हैंड पिकिंग कुछ प्रक्रिया है, जैसे मैं अगर जैसे आप लोग घर में देखे होंगे कभी मम्मी या दीदी या जो भी हम लोग भी अपने से खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, चावल में कुछ कभी कभी कंकड़ या दाल में कंकड़ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग हाथ से चुनकर निकालते हैं। तो उसी तरह कभी कभी और को क्या किया जाता है, पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। टुकड़ों में बदलने के बाद बेकार के पत्थर को या जो भी वहां पर मिट्टी बालू होता है उसको थोड़ा हाथ से साइड कर दिया जाता है, हाथ से चुनकर। ठीक, तो वो गया हाथ से अगर चुनकर वहां पर जो भी अशुद्धि है उसको साइड करेंगे तो हैंड पिकिंग। इसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन होता है। ग्रेविटी सेपरेशन में यहाँ पर ग्रेविटी की सहायता से किया जाता है, जो भी अशुद्धि से ग्रेविटी द्वारा अलग हो जाता है, मेटल अलग हो जाता है। ठीक, तो इसमें ग्रेविटी या इसको लेविटेशन भी बोला जाता है, तो इसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में यहाँ पर मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर क्या किया जाता है कि एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट से ऐसे और को टुकड़ों में कर उसको पीस कर क्या किया जाता है, उससे गुजारा जाता है और उसके नीचे मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट के कारण जो भी मेटल वाले ओर होते हैं उसको आकर्षित होते हैं, बाकी बेकार के पदार्थ दूर जाकर गिर जाते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा सेपरेट किया जाता है। फिर फ्लोट फ्लोटेशन, तो फ्लोट फ्लोटेशन द्वारा यहाँ पर जो भी सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर के जितने भी ओर हैं, सल्फाइड ओर, उन सभी को यहाँ पर किया जाता है। तो फ्लोट फ्लोटेशन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भी क्या होता है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, कि फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस होता क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से। देखिए, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस in the weighting properties of ore and gangue particles with water and oil। देखिए, फ्लोट फ्लोटेशन मेथड क्या है, तो एक वैसे आधार पर है, ये वैसे प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यह है कि जो भी उसमें ओर रहेगा, तो ओर में क्या होता है कि मेटल भी रहेगा, गैंग भी रहेगा। ठीक, तो ओर और जो मेटल है उन दोनों का जो भींगने का जो वेटिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि गीला होने का जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे में जो शुद्ध ओर रहेगा, प्योर ओर रहेगा, वो किसी और के साथ वेटिंग होगा, ये किसी और के साथ गीला होगा, और जो गैंग होगा वो किसी और के साथ गीला होगा। जैसे कोई वाटर से होगा तो कोई ऑयल से होगा, ना कि गैंग भी हो गया ऑयल से और वाटर से, दोनों से नहीं होगा। या तो अगर गैंग ऑयल से हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पर जो ओर रहेगा किससे होगा, वाटर से। अगर गैंग वाटर से गीला हो रहा है यानी कि वेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो ओर है तो वो ऑयल से वेट होगा, यानी कि उससे गीला होगा। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर फ्लोट फ्लोटेशन पूरा प्रक्रिया काम करती है। ये देखिए, इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर सल्फाइड और लाइक जिंक सल्फाइड एंड कॉपर CuFeSE2। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, तो ये जो प्रोसेस है किसके लिए स्पेशल है, तो जिंक सल्फाइड के लिए या कॉपर फेरस सल्फाइड के लिए है, इन दोनों के लिए। ठीक, यानी कि अगर बोले तो सल्फाइड ओर के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि फ्लोट फ्लोटेशन किस प्रकार के ओर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फाइड ओर को यहाँ पर कंसंट्रेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सल्फाइड और पार्टिकल्स आर only moistened by oil while those oxide and gangue particles are moistened only by water। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो भी यहाँ पर सल्फाइड ओर होते हैं, तो सल्फाइड ओर के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑयल होता है उसके साथ वहां पर जुड़ जाते हैं या उससे वेट हो जाते हैं, ठीक, या मॉइस्चर हो जाते हैं। जबकि जितने भी उसमें बेकार के और भी अन्य ऑक्साइड रह जाएंगे या बेकार के जो गैंग है, उन सभी के पार्टिकल्स क्या होता है, वो पानी के साथ मॉइस्चर हो जाता है, पानी के साथ जुड़ जाते हैं, उससे गीला हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक, तो अब देखिए ये अब प्रोसेस में क्या होता है, इन द प्रोसेस द पाउडर्ड और मिक्स्ड विद वाटर। यहां पर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी ओर होता है उसको पाउडर के रूप में बदला जाता है। ठीक, पाउडर में बदलकर उसको मिक्स किया जाता है वाटर में, उस वाटर में फिर डाला जाता है लिटिल पाइन ऑयल, यानी कि थोड़ा मात्रा में पाइन ऑयल डाल दिया जाता है। उसके बाद एंड होल मिक्सचर इज स्टिर्ड वैगोरियसली बाय ब्लोइंग कंप्रेस्ड एयर। उसके बाद क्या किया जाता है, कंप्रेस एयर की सहायता से उसमें बुलबुला छोड़ा जाता है। ठीक, और बुलबुला छोड़ने के बाद अब देखिए क्या होता है, द ऑयल फॉर्म्स ऑफ फोम विद एयर। अब उसके बाद जो ऑयल होता है वो हवा के साथ मिलकर क्या बनाता है,
वो अब बनाता है झाग बनाता है या यहाँ पर फोम बनाता है। ठीक, जैसे हम लोग सर्फ को पानी में घोल कर ऐसे पूरी तरह से ऐसे मिलाते हैं तो क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। तो सेम इसी तरह इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ पर एक टब में पानी लिया गया, उस पानी में क्या किया गया कि जितने भी ओर थे या अयस्क थे, सल्फाइड अयस्क, उसको पाउडर में बनाकर इसमें डाला गया, फिर पाइन ऑयल डाला गया और उसके बाद मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद किया गया कि इस मिक्सर में ये जो भी पूरा मिक्सर तैयार हुआ है उसमें कंप्रेस एयर को फ्लो किया जाता है। कंप्रेस एयर को फ्लो करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, बुलबुला निकलता है और उस बुलबुला के कारण, उस एयर के कारण क्या होता है, जो ऑयल होता है उसके साथ मिलकर यहाँ पर फोम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि झाग बनाते हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है, द ओर पार्टिकल्स स्टिक टू द फ्रूट। उसके बाद क्या होता है कि जो भी ओर पार्टिकल्स रहेगा, ठीक, यानी कि अयस्क के जो भी पार्टिकल्स रहेगा वो स्टिक हो जाता है फ्रूट के साथ, यानी कि फ्रूट के साथ चिपक जाता है। जो भी यहाँ पर झाग उत्पन्न होगा उसके साथ चिपक जाएगा। विच राइजेस टू द सरफेस, और ऊपर की ओर उठ जाता है, सतह पर उठ जाता है। ठीक, वाइल द रॉकी इंप्योरिटीज, जो कि पथरीले अशुद्धियां होते हैं जैसे में गैंग, आर लेफ्ट इन द वाटर, वो पानी के अंदर रह जाते हैं। द फ्रूट इज स्किम्ड ऑफ, उसके बाद जो भी फ्रूट होता है, जो भी झाग होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है और अलाउ टू सब्सट्रैक्ट टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और उसके बाद इससे क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को प्राप्त कर लिया जाता है सुखाकर। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में होता क्या है, एक ट्यूब लिया जाएगा, उस ट्यूब में क्या किया जाएगा कि वो पानी लिया जाएगा, उस पानी में फिर जो भी ओर रहेगा उसको पाउडर रूप में लाकर इसमें मिला दिया जाएगा और उसके बाद पाउडर, इसके साथ साथ इसमें लिटल पाइन ऑयल भी मिला दिया, लिटल यानी कि थोड़ी मात्रा में क्या, पाइन ऑयल भी मिला दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, कंप्रेस एयर इसमें प्रवाहित किया जाएगा, फ्लो किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि बुलबुला उठेगा। इस बुलबुला के कारण इसमें जो भी है हवा मिल जाएगा और उस हवा के साथ जो भी ऑयल है मिक्स होकर यहाँ पर क्या बनाएगा, फोम बनाएगा या बोले तो फ्रोथ बनाएगा, यानी कि झाग। अब इस झाग क्या करेगा कि इस झाग के साथ जितने भी ओर है उसका पार्टिकल्स इसके साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ये जो झाग अब ऊपर उठेगा और जिसके साथ साथ जितने भी ओर्स के पार्टिकल्स वो भी अब क्या होगा, वाटर के सतह पर आ जाएगा, यानी कि सरफेस पर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जितने भी गैंग रह गया, जितने भी अशुद्धियां रह गई, वो अशुद्धियां भी इस पानी के नीचे ही बैठ जाएगा। ठीक, पेंदी में जाकर जो है वहां पर बैठ जाएगा। और अब उसके बाद क्या किया जाएगा कि ये जो फ्रोथ है, जो फोम है यानी कि झाग, इसको अब यहां से निकालकर बाहर रख दिया जाता है और बाहर निकालने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें से जो भी पानी होता है वेपर बनकर उड़ जाता है और हमें मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इस तरह से सल्फाइड अयस्क को फ्लोटेशन मेथड द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। तो यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि फ्लोटेशन प्रोसेस में ओर को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? तो देखिए लीचिंग भी एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेट करने का ही प्रोसेस है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, अ केमिकल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है, कोई कॉन्सेंट्रेट करने का एक केमिकल मेथड है। ठीक, यहां पर क्या होता है, इन विच द पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विद सर्टेन रिएजेंट। यहां पर जो भी पाउडर्ड ओर होता है यानी कि ओर को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद इसको ट्रीट करवाया जाता है एक निश्चित रिएजेंट के साथ, एक वैसे अभिकर्मा के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है विच कैन सिलेक्टिवली डिसॉल्व द ओर बट नॉट द इम्प्योरिटी। जो क्या करता है कि यहां पर केवल और केवल ओर को डिसॉल्व करता है, यानी कि जो अयस्क होता है उसको अपने में घोल लेता है, लेकिन इंप्योरिटीज को अपने अंदर नहीं घोलता, यानी कि जो भी उसमें गैंग रहेगा उस गैंग को अपने अंदर नहीं घोलेगा। और यही जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। ये जो पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, लीचिंग कहलाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोग समझ गए कि लीचिंग है क्या। तो लीचिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है ओर को कंसंट्रेट करने का। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इसमें ओर के पाउडर को एक ऐसे पदार्थ के साथ मिक्स किया जाता है जिसमें वो क्या होता है कि केवल और केवल ओर उसमें डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन गैग उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, लीचिंग। हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जैसे में एग्जांपल है लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। तो ये है बॉक्साइट, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है और फिर इसका जलीय सॉल्यूशन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें वाटर मिलाकर। तो ये जो यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्यूशन बन गया, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा या इसको एल्यूमिना भी बोला जाता है, एल्यूमिना।
ठीक। तो यहाँ पर क्या, अब इस एल्यूमिना से एल्युमिनियम को निकालना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर इसको क्या किया गया, लिचिंग किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉक्साइड के साथ और भी जो भी पत्थर ये सब रहेंगे और या ऑक्साइड रहेगा या बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा, ये सभी, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो सभी के सभी क्या होगा, इसमें नहीं घुलेगा। केवल और केवल क्या घुलेगा, तो जो बॉक्साइट है ये केवल इसके साथ रिएक्शन कर घुल जाएगा और एल्यूमिना बनाएगा। लेकिन जितने भी उसमें गैंग रह जाएगा वो नहीं घुलेगा, वो जो कहते हो नीचे बैठ जाएगा। बाकी को छान लिया जाता है, छानकर आगे चलकर प्रोसेस किया जाता है। ये होता है लीचिंग प्रोसेस में। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैल्सिनेशन। ये भी कैल्सिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है इसका। तो देखिए, कैल्सिनेशन एक प्रकार का प्रोसेस है। कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस of heating the ore strongly below its melting point either in limited supply of air और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहां पर देखते हैं कि कैल्सिनेशन क्या है। तो कैल्सिनेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें ओर को गर्म किया जाता है, ठीक, हॉट किया जाता है। ठीक, हॉट कैसे किया जाता है, यानी कि जो भी उसको गर्म किया जाता है बहुत ही मजबूती के हार्ड गर्म किया जाता है, ठीक, स्ट्रांगली हीटेड, यानी कि बहुत ही हार्ड गर्म किया जाता है वहां पर। तो यहाँ पर गर्म करने पर उसको गर्म करने के लिए ध्यान रखा जाता है, तो तापमान उतना ही दिया जाए कि जितना उससे कम दिया जाता है जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ओर को उसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करना, और साथ ही क्या रखा जाता है यहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि हवा की निश्चित मात्रा में या इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की अनुपस्थिति में जब यहां पर गर्म किया जाता है। तो देखिए एक बार कैल्सिनेशन फिर से देखें। तो कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ओर को हवा की अनुपस्थिति में या हवा के बहुत ही सीमित मात्रा में उस ओर के मेल्टिंग पॉइंट के कम तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक, तो ये पूरा जो प्रक्रिया उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान पर हवा की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में गर्म करने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैल्सिनेशन कहलाती है। क्लियर है? तो हम लोग ये समझ चुके हैं। और कैल्सिनेशन के बाद जो है, तो यहाँ पर जो भी हमारा ओर है वो बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में यहाँ पर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है। ठीक, इस जिंक कार्बोनेट को जब कैल्सिनेशन किया जाता है, तो यानी कि कैल्सिनेशन यहाँ पर किया जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, तो इसको हीट किया जाएगा, लेकिन तापमान कहां तक पहुंचाया जाएगा, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा जाएगा। जब इसको हीट किया जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ये ZnO में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में, इस तरह से बदल जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ है कि कैल्सिनेशन द्वारा कार्बोनेट अयस्क को क्या किया गया है, गर्म कर यहां पर ऑक्साइड में बदला गया। तो आप लोग इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा कि कैल्सिनेशन में तो जान गए क्या होता है, लेकिन कैल्सिनेशन में इस बात को भी क्या ध्यान रखना है कि कैल्सिनेशन द्वारा कि कार्बोनेटेड ऑक्साइड को, यानी कि जो भी ऑक्साइड जिसके लास्ट में क्या कार्बोनेट जुड़ा हो, तो कार्बोनेटेड ओर को यहां पर गर्म किया जाता है और किस में बदला जाता है, तो उसको ऑक्साइड में बदला जाता है। ये बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? तो देखिए, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट द मेटल। देखिए, रोस्टिंग भी एक प्रकार कैल्सिनेशन जैसे है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। तो देखिए यहां पर होता क्या है, तो रोस्टिंग में भी ओर को गर्म किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। यहां पर भी जो भी गर्म किया जाएगा वो तापमान मेल्टिंग पॉइंट से ही नीचे रखा जाएगा, लेकिन यहां पर अंतर यह है कि इस ओर को गर्म किया जाता है पर्याप्त हवा की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि पर्याप्त रूप से उसको हवा दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, और तब उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको गर्म किया जाता है। और ये जो गर्म करने का प्रक्रिया पर्याप्त हवा देकर, ये क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल में देख लेते हैं। तो इसके रोस्टिंग उसके लिए अपनाया जाता है जो सल्फाइड अयस्क होते हैं। सल्फाइड अयस्क यानी कि जिसमें सल्फर जुड़ा हो, जैसे में जिंक सल्फाइड यहाँ पर, तो जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर यहाँ पर ऑक्साइड में बदला गया है। तो एक काम किया जाता है रोस्टिंग में। रोस्टिंग किसके लिए है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए, सल्फाइड ओर के लिए है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर दिया जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे दिया जाता है। तो ये भी हमारा क्लियर है। बढ़ते हम लोग
लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हमें डिफरेंस जाना है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, और इज हीटेड इन द अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पर कैल्सिनेशन में हम लोग देखे हैं तो जो अयस्क होता है, जो ओर होता है, उसको हीट किया जाता है या तो ऑब्सेंस में, ये ऑब्सेंस ऑफ एयर में, या नहीं तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। और रोस्टिंग में क्या होता है, तो इसको तो हीट किया जाता है लेकिन एक्सेस ऑफ एयर यानी कि हवा का पर्याप्त उपस्थिति में। अब अगर फिर से नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दिस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेटेड ओर्स, एक इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये कार्बोनेटेड ओर्स जो होता है उसके लिए, और एक इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक, तो ये बात आप लोग को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर क्या होता है, तो मेटल का ऑक्साइड तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ हमें क्या मिलेगा, इसके साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है रोस्टिंग में। क्लियर है? इसमें और हम एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा जैसे में जिंक कार्बोनेट को हम लोग यहां पर जिंक कार्बोनेट को हम लोग यहां पर करेंगे हीट, तो एक इसमें बदल जाएगा तो यहां पर ZnO प्लस CO2। तो एक एग्जाम्पल भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पर ZnS को हम लोग पर्याप्त ऑक्सीजन को उपस्थिति में हीट करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, ZnO प्लस SO2 यहाँ पर रिलीज करेगा SO2। ठीक, इस तरह से तो हम लोग एग्जांपल भी फोर्थ नंबर में ऐड कर सकते हैं। तो ये चार चार यहाँ पर डिफरेंस हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग है क्या, देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स कॉल्ड स्मेल्टिंग। ये तो हम लोग देख लिए परिभाषा क्या। अब ये आप समझते हैं क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पर हम लोग अभी देखें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में जब ओर को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से गुजारा गया है तो किस में बदल गया, वो बदल गया ऑक्साइड में। तो अब ऑक्साइड से हम जब ऑक्सीजन को हटाएंगे तब हमें जाकर क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है तो वो प्रोसेस ही कहलाता है स्मेल्टिंग। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में जो भी हमें कैल्सिनेटेड या रोस्टेड यहाँ पर ओर्स प्राप्त होते हैं उसको कार्बन के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या कोक के साथ, यहाँ पर क्या कोक भी एक प्रकार का कोयला से प्राप्त होने वाला है यहाँ पर सब्सटेंस है। ठीक, तो उसके साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाए जाते हैं। रिएक्शन करवाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। यानी कि रिडक्शन में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर कैल्सिनेटेड या रोस्टेड ओर होता है उससे ऑक्सीजन हट जाता है और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिलता है। तो यहाँ पर रिडक्शन के द्वारा हमें क्या मिला, प्योर मेटल। और ये जो पूरा प्रोसेस है यही क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। क्लियर हो गया? तो जैसे देखिए ZnO हमें प्राप्त हुआ था तो ZnO क्या करेंगे, हमें इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्योर जिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन इसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन के बाद यहाँ पर CO2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा बाहर और हमें मिल जाएगा जिंक का प्योर मेटल। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर फेरस का, तो जो फेरस ऑक्साइड है जब आयरन को प्राप्त किया जाता है उसको ओर से तो यहाँ पर हमें मिलता है क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर तो हमें फेरस मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हुआ है, तो यहाँ भी हुआ है रिडक्शन। ठीक, तो यहां भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से रिडक्शन यहां पर इस रिडक्शन हुआ है और इस तरह से हमें क्या हुआ, प्योर मेटल मिल गया। तो जो पूरा प्रक्रिया है ये पूरा प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, ये पूरा प्रक्रिया कहलाती है स्मेल्टिंग। ठीक, तो ये पूरा प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, स्मेल्टिंग कहलाएगा। तो हम लोग स्मेल्टिंग को समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं। ये भी पिछले साल ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस है यानी कि मेटल को शुद्ध करने का, शुद्ध रूप में प्राप्त करने का प्रोसेस है। इज टू प्यूरिफाई मेटल्स, इसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है मेटल को इसके सहायता से। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड प्योर मेटल
प्योर मेटल यहाँ पर बनाता है कैथोड, ठीक, यहाँ पर छूट गया है। एंड दीज आर अरेंज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसको इसके बाद क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसको अरेंज कर दिया जाता है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी मेटल आयन रिड्यूसेस इनटू मेटल, जो मेटल आयन होता है इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में होता क्या है, तो अब हम यहाँ पर स्मेल्टिंग देख चुके हैं, तो स्मेल्टिंग करने पर हमें प्योर मेटल मिलता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में अशुद्धियां रह जाती है, इम्प्योरिटीज रह जाते हैं। अब उसको भी शुद्ध किया जाता है, उसको भी प्यूरिफाई किया जाता है। तो एक तरीका है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसमें क्या किया जाता है कि इस तरह से एक बहुत सा एक ऐसे बास्केट लिया जाएगा, इस तरह से कोई बर्तन लिया जाएगा, इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे बनाया दो रॉड लगाया जाएगा। अब इस रॉड का भी खासियत होता है, देखिए यहां पर क्या होता है कि इम्प्योर मेटल का बनता है एनोड, इम्प्योर मेटल का क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो मान के चलते ये हमारा एनोड है, ठीक, तो ये क्या रहेगा, इम्प्योर रहेगा, यानी कि इसमें क्या रहेगी, अशुद्धियां रहेगी, इम्प्योर मेटल। अब ये इम्प्योर मेटल हो गया। अब उसके बाद प्योर मेटल का क्या बनेगा, कैथोड, ठीक, ये बनेगा कैथोड, ये रहेगा प्योर मेटल। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अब इसमें भर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी के सभी यहां पर क्या भर दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। अब यहां पर क्या किया जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा बैटरी की सहायता से, ठीक, बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर जो माइनस वाले से जोड़ेगा वो कैथोड और प्लस वाले से जोड़ेगा वो एनोड हो जाएगा, इस तरह से। तो ये तो हम क्लियर हो। जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो जो इम्प्योर मेटल है यहाँ पर, इम्प्योर मेटल, तो इम्प्योर मेटल क्या होता है, इसमें घुलना शुरू हो जाता है, और घुलेगा तो जो मेटल है वो आयंस के रूप में बदल जाएगा, ठीक, आयंस के रूप में बदल जाएगा। और यही आयंस जब कैथोड पर जाता है तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, और इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर किस में बदल जाता है, तो यहाँ पर ये बदल जाता है प्योर मेटल में। और इस तरह से यहाँ से मेटल को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रक्रिया यूज किया जाता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या कॉपर को शुद्ध करने में, उसको कॉपर को शुद्ध करने में यहाँ पर इसका, या कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ये हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पूरा प्रक्रिया है, ये इसके बारे में हम लोग पिछले भी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता क्या है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। यहां पर हमें क्रायोलाइट का रोल बताना है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि जब एल्यूमिनियम को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तो उस समय उसमें मिक्स किया जाता है। एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है ऐसा तो बॉक्साइट से, लेकिन उसका एक और है इसका क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का मुख्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर क्रायोलाइट मिक्स किया जाता है, ठीक। तो मिक्स किया जाता है, तो क्यों मिक्स किया जाता है, इसका काम क्या है, उसी काम को या उसी रोल को हमें जानना है, उसी को बताना है। तो देखिए जो एल्यूमिना था, एल्यूमिना क्या था, लीचिंग के टाइम हम लोग इस वीडियो में देखे थे, लीचिंग के टाइम हमें एल्यूमिना मिला था। तो इस एल्यूमिना इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एल्यूमिना है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या था, बैड कंडक्टर, यानी इससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जो होता है अप्रोक्स 1900 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इस तरह से 19,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद एल्यूमिना। अब इसके बाद क्या किया जाता है, जो जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो क्रायोलाइट को एल्यूमिना के साथ क्या किया जाता है, मिक्स्ड कर दिया जाता है, ठीक। ड्यू टू दिस मिक्सचर मेल्ट्स एट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ये मिक्सचर तैयार होता है, तो मिक्सचर तैयार होने पर क्या होता है, जो हमें पूरा मिक्सचर है जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना अब यहाँ पर क्या था कि 900 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। पहले कितना पर पिघल रहा था, तो 1900 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्स, ठीक, या 1800 ऐसे 1800 डिग्री सेल्सियस या 1900 डिग्री सेल्सियस पर इस तरह से पल पिघल रहा था। लेकिन अब किस पर पिघल रहा है, 900 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जा रहा है। तो एक काम क्या किया कि इससे मेल्टिंग पॉइंट को घटा दिया, कौन, क्रायोलाइट, ठीक। अब देखिए
At the same time the molten mixture becomes good conductor of electricity। अब इसके साथ ही क्या होता है कि जो भी यहाँ मिक्सचर था एल्यूमिना, वो अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्रायोलाइट के मिक्सचर के कारण क्या होगा, ये अब गुड कंडक्टर भी बन जाता है। बिकॉज ऑफ मोल्टेन क्रायोलाइट के, इसके कारण तो मोल्टेन क्रायोलाइट के कारण। देयरफॉर दिस मोल्टेन मिक्सचर इज नाउ इलेक्ट्रोलाइट एंड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे इससे विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और तो मोल्टेन जो हमारे पास मोल्टेन यहाँ पर मिक्सचर है, पिघला हुआ जो मिक्सचर है वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर काम करने लगता है। और इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने के कारण अब यहाँ पर एल्यूमिनियम को कैथोड पर प्राप्त करना आसान हो जाता है। कैथोड पर जो हम लोग अभी देखे ना कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस किया जाता है, यहाँ पर कैथोड पर प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। एल्युमिनियम का प्राप्त करने का थोड़ा सा अलग मेथड है, वो भी हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप में। तो यहाँ पर एल्युमिनियम अब क्या होता है, कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्रायोलाइट का रोल क्या था। तो पहला रोल यह है, तो एल्युमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट 19 से 1800 डिग्री तक होता है, जो आपकी 900 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो तुरंत पिघल जाएगा और ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर वो पिघलेगा। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो कम इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो पिघल जाएगा आराम से। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उसमें जब तक विद्युत का अच्छी तरह से प्रवाह नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तब तक यहाँ पर कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम नहीं प्राप्त होगा। तो अब इसके कारण क्या होगा, जो एल्यूमिना था वो तो था इलेक्ट्रिसिटी से उससे प्रवाह तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, क्रायोलाइट के मिक्सचर के कारण अब वो बन जाएगा यहाँ पर कंडक्टर, और कंडक्टर बनने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और फ्लो होने के कारण अब हमें कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो ये था रोल क्रायोलाइट का। और यहाँ पर हमारा प्रश्न खत्म होता है शॉर्ट का। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर